हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ यूपीपीसी आरओ एआरओ का टेस्ट नंबर 10 है। ये टेस्ट नंबर 10 में आज हम करेंगे हिंदी का कोई पेपर करेंगे। इसको आपको बता दूं जानकारी के लिए, जीएस में जो है 140 क्वेश्चन आते हैं। और जो ये होता है इसमें कितने आते हैं? इसमें आते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हिंदी के आते हैं 60 क्वेश्चन, हिंदी के 60 और जीएस के होते हैं 140 क्वेश्चन। तो ये टेस्ट हम करवा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी, आरओ बीपीएससी सब टेस्ट करवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सब टेस्ट करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सारा लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टेस्ट नंबर 8 तक हो चुका है, 9 का भी हो गया है। 10 नंबर का टेस्ट है, जो हिंदी का पोर्शन है उसको हम करेंगे। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सिंपल हिंदी आती है। 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, विशेष है, विलोम है, सबस्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द है, पर्यायवाची है। और इस तरह से आपका ये क्या बोलते हैं, तत्सम तद्भव, इस तरह 5-6 टॉपिक हैं, बस वही आते हैं और कुछ नहीं आता है। तो इतने ही टॉपिक उसे आप याद कर लीजिए और टेस्ट के जरिए आप एकदम से परफेक्ट हो जाओगे, उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे आए। और देखना, आप आके बताओगे कि आप कितना स्कोर अच्छा करते हो। तो टेस्ट स्टार्ट करें से पहले आप एक काम करिए, 4 साइज पेपर लीजिए, उसमें 1 से लेकर 60 तक पूरा नंबरिंग कर लीजिए। और जैसे पहले का कौन सा सही है, दूसरे कौन सही है, इस तरह से लिख के पहले तब आप अपने क्वेश्चन को मिलाइए हमारे आंसर से। तो उसके बाद देखिए कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट को। तो ठीक है, ये है मंत्रा का टेस्ट। तो ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं, इसको जूम कर देते हैं। तो ठीक है, टेस्ट है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। मंडन का अनुमोदन पर्यायवाची है पहला। 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के होंगे। तो मंडन का अनुमोदन, रंक का किंचन, मुक्ति का स्वतंत्र, यमुना का कालगंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति का स्वतंत्र। ये जो है ये युग्म असत्य है। क्यों असत्य है? तो ये असत्य इसलिए है क्योंकि, एक मिनट, हाँ, क्योंकि जो मुक्ति का होता है, मुक्ति का हो जाता है पर्यायवाची मोक्ष निर्वाण, मोक्ष हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, परम गति, अमृतत्व, ये वगैरह। और जो स्वतंत्र का होता है, स्वतंत्र का क्या होता है पर्यायवाची? ये तो विलोम लिख दिया ना, मुक्ति स्वतंत्र नहीं, विलोम नहीं है, लेकिन स्वतंत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दोनों के पर्यायवाची अलग। स्वतंत्र का होगा मुक्त, आज़ाद, मुक्त हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, खुला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अगला है दूसरा क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर होगा? सी। और हम निम्नलिखित में से कौन सा, तो निम्नलिखित में से पाप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो है अपकर्मक, कलुष, पातक, दोषी। तो इसमें जो पाप का पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा आपका दोषी। दोषी जो होता है किसका पर्यायवाची है? दोषी पाप का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये है दोष, पाप का। दोष जो है वो पाप का पर्यायवाची, ना कि दोषी। दोष मीन्स पाप हो जाएगा। और बाकी जो होगा, जैसे पाप का क्या हो जाएगा? पाप का क्या होगा? पाप के बहुत सारे होंगे पर्यायवाची, जैसे हो जाएगा पातक हो जाएगा आपका, और अघ हो जाएगा, दोष हो जाएगा, कलु हो जाएगा, गुनाह, अपकर्मक, ये सब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं असत्य युग्म की पहचान। तो ठीक है, तो असत्य युग्म की पहचान करते हैं। इसमें असत्य युग्म कौन सा है? वनिता, वामा, गुड़ाकेश, घृष्ण, थाती, जमा, शाश्वत, अमर्त्य। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा बी। गुड़ाकेश कृष्ण का नहीं है। गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है? तो गुड़ाकेश पर्यायवाची है धनंजय, अर्जुन, अर्जुन का धनंजय, अर्जुन का, तो अर्जुन का ही पर्यायवाची है। और जो कृष्ण की पर्यायवाची बहुत है, जैसे माधव हो गया, नंदलाल हो गया, मुरलीधर हो गया, कन्हैया हो गया, सब किसके हैं? कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं। और बाकी सब सही है। अगला है, अगला करेंगे हम
अगला ठीक है, वनिता। वनिता का क्या होता है? वनिता का वामा नारी, स्त्री, महिला, औरत, रमणी, ललना, ये सब होता है वनिता का। अब वामा का क्या हो जाता है? तो वामा का पर्यायवाची बहुत कुछ होता है। वामा मतलब वनिता, मतलब नारी, स्त्री, महिला और औरत, रमणी, ललना, ये सब वामा के हैं। मतलब ये वनिता सबके इसके पर्यायवाची हैं, ये महिला के हैं। और थाती का क्या हो जाएगा? थाती का हो जाएगा जमा, धरोहर, अमानत, ये सब होगा। शाश्वत का अमर्त्य होगा ना, तो शाश्वत मतलब अनश्वर, अविनाशी, अमर, ये सब होता है। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है? तो चौथा निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का पर्यायवाची नहीं है? उर्मी, वीची, उल्लोक और तलछट। तो तरंग का पर्यायवाची इसमें नहीं हो जाएगा आपका डी। तलछट किसका हो जाएगा? तलछट जैसे कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, साद गाद, तो ये सब क्या है? अवशेष जो हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तलछट बोलते हैं ना। तलछट समझ ही रहे हो आप। तो ये तरंग का पर्यायवाची नहीं है। तरंग के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? उर्मी हो जाएगा और विची हो जाएगा, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला है निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान करना है। तो देखते हैं सही युग्म कौन सा है। तो इसमें सही युग्म हो जाएगा, निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान करना है। मुंदरी, मुद्रिका, अज्ञानी, भिज्ञ, हुतासन, तमस, अपकार, अनादर। तो कौन सा इसमें सही युग्म है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुंदरी और मुद्रिका। मुंदरी में मुद्रिका होता है, सही है। मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी भी होता है, अंगुलिका, मुद्रा, छाप, ये भी होता है। अज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी का हो जाएगा अनभिज्ञ, अनजान, मूर्ख, पागल। और भिज्ञ का क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा, ये भिज्ञ मतलब गिरा हुआ, मतलब भिज्ञ, भिज्ञ हो जाएगा। तो अज्ञानी का बाकी हुतासन का क्या हो जाएगा? हुतासन का हो जाएगा अग्नि, आग, पावक। अग्नि का है हुतासन किसका है? अग्नि का है। ठीक है, अग्नि का। और अपकार का क्या हो जाएगा? अपकार का अहित, अनिष्ट, बुराई वगैरह ये सब हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि एक वर्ग अशुद्ध है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? मनोज, मार, रतिपति, नज, गज, मतंग, अभ्र, फलक, खगोल, परिधान, पट, वसन। तो कौन सा इसमें से जो सही हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, नग, गज। तो ये अशुद्ध है। नग, गज, मतंग। तो गज तो हाथी को बोलते हैं ना। तो नग जो है पहाड़ का पर्यायवाची होता है। नग किसका होता है? पहाड़ का होता है। और अचल, भूत और बाकी सब सही है। तो गज जो होता है हाथी होता है ना, तो हाथी होता है। और जो मतंग होता है, मतंग मीन्स क्या होता है? मतंग मीन्स क्या होता है? तो अभी तो चलिए बात बताते हैं इसको। और नाच, गाज, भाजी, कुंजरी, ये सब होता है हाथी का पर्यायवाची। अगला करेंगे हम 7 नंबर का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यायवाची की दृष्टि एक वर्ग अशुद्ध है, अशुद्ध वर्ग। तो ऑप्शन ए है चंचला, चपला, दामिनी, या बी है जात, वेद, वैश्वानर और निकेतन, और सी है केकी, शिखंडी, ध्वजी, और डी है द्रुम, विटप या अगम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा बी, जात, वेद, वैश्वानर और निकेतन। तो किसके हो जाएंगे? जात, वेद, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, अनल, पावक, कृषाणु, आग के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? ये आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और जो बाकी सब है, जबकि निकेतन, भवन जो है, ये जो निकेतन है ये किसका है? निकेतन, भवन, सदन, आयतन, आवास, निलय, ये सब गृह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो ये वैश्वानर, जातवेद, ये सब आग के हो गए, बाकी ये सब गृह के हो गए, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है, 8वां है, निम्न से कौन सा एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्र या चंद्रमरीचि। तो चंद्र जो है ये किसका है? चंद्र जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि चांदनी का, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, तो चंद्रमा का निशानाथ होता है, इंदु होता है, शशि होता है, शशांक होता है, सुधाकर होता है, हिमांशु होता है, निशाकर होता है, विभाकर होता है, राकेश, मयंक, सोम। और चांदनी का क्या होता है? चंद्रिका होता है, ज्योत्सना होता है, काला निधि होता है, चंद्रकला, तरंगिणी, चंद्रम, ऋचि, ये सब किसका होता है? ये चांदनी का होता है। ठीक है, इधर करते हैं हम। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में असत्य युग्म की पहचान करना है। तो मरीचि, विकर्ण, ऑप्शन बी है व्योम, अनंत, ऑप्शन सी है कंतार, कानन, या डी है द्विजधारा। तो इसमें असत्य युग्म कौन सा हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा डी, द्विजधारा। तो द्विज जो होता है, जैसे द्विज जो होते हैं अंडे वगैरह, अंडज को बोलते हैं, अंडज को। और
द्विज जो होता है अंडज, विहग, खग, ये सब विहग, खग, ये सब इसके द्विज के हैं। और ये दारा है, ये स्त्री के होते हैं ना, पत्नी के। जैसे दारा किसके होते हैं? दारा मतलब भार्या होता है, सभाग्नि होता है, भार्या, सभाग्नि। और जो भी होती है, जैसे जो पत्नी, गृहिणी वधू, जोरू जो बोलते हैं, ये सब किसके हैं? ये दारा के हैं। तो अगला 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कासार, हाटक, पुष्कल, कनक। तो सोना का पर्यायवाची जो नहीं है वो है ऑप्शन ए कासार। कासार किसका पर्यायवाची है? कासार हो जाएगा पोखर, जलाशय का, पोखर, जलाशय, तालाब का, और बाकी सब सोने के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 11वां अभी तक आपने क्या किया? अभी तक पर्यायवाची कर लिया आपने, अब आप करेंगे विशेषण। तो 10 क्वेश्चन आपने पर्यायवाची के किए हैं ना, अब करेंगे हम विशेषण। ठीक है, समुदाय, तो यहाँ पर एक कथन दिया है, उपर्युक्त वाक्य में ये रहा, हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपर्युक्त वाक्य में हर एक किस प्रकार का विशेषण है? तो हर एक को पूछ रहा है किस प्रकार का विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है, प्रत्येक बोधक इस विशेषण है, या डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझ जाइएगा कि इसको कौन सा विशेषण कहते हैं। ये है प्रत्येक बोधक विशेषण। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, तो इस वाक्य में हर व्यक्ति से तात्पर्य है, यहाँ बोला ना हर व्यक्ति से तात्पर्य, हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति से तात्पर्य है, इसलिए हो जाएगा प्रत्येक बोधक विश्लेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है, संख्यावाचक विशेषण, तो वो कितने प्रकार का होता है? वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का विशेषण होता है। इसमें गणनावाचक होता है, गणनावाचक, और होता है जिसमें जिसका जैसे तैसे जैसे होता है 1 2 3, ये सब गणनावाचक में आ जाएंगे। और दूसरा होता है क्रमवाचक विशेषण में इसमें क्या होता है, जैसे पहला, दूसरा, ये हो जाएगा। और जो आएगा आवृत्ति जो होता है, आवृत्तिवाचक तीसरा है। तो इसमें दूना, तीना, चौगुना होता है। समुदायवाचक में क्या हो जाएगा? समुदायवाचक में हो जाएगा दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक बोधक में जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो आदि। तो कितने प्रकार में? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक होते हैं। ये सब संख्यावाचक विशेषण के होते हैं। तो गणनावाचक मतलब 1 2 3 गणना कर रहा है, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा क्रम बता रहा है, आवृत्ति में दूना, तिगुना, चौगुना बता रहा है, और समुदायवाचक में जैसे दोनों, तीनों, चारों बता रहा है। प्रत्येक में हर एक, 1 2, इस तरह 2 2 3 3 ऐसे होता है। अब बराबर करेंगे निम्नलिखित में से, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? क्रोध, ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है चालाक, ऑप्शन सी है चचेरा, ऑप्शन डी है ग्रस्त। तो इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रोध जो है विशेषण नहीं है। ये क्या है? क्रोध एक विशेषण शब्द नहीं है, क्रोध एक विशेष्य है। क्रोध क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य की क्या पहचान होती है? तो क्रोध विशेष है, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका क्रुद्ध होगा। ठीक है, हाँ। अगला हो जाएगा 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित, आराध्य। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास क्या है? विशेष्य है। तो दिए गए विकल्प में अभ्यास विशेष है, ऊंचा विशेषण शब्द है, ऊंचा जो है विशेषण है। और आपका इसका विशेष क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा, ये उत्साहित का क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। और ये जो होगा आराध्य का क्या हो जाएगा? आराधना हो जाएगा, आराधना। ठीक है, अब तो ठीक है, समझ में आया। तो अगला नेक्स्ट करेंगे हम। प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। वाक्य में बहुत, ये जो बहुत शब्द है, इस क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, या प्रविशेषण है, या विशेष है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रविशेषण है। तो प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में बहुत शब्द प्रविशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्य में तेज जो है विशेषण है तथा बहुत तेज की विशेषता बता रहा है। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है?
ऑप्शन ए है अभ्यास, ऑप्शन बी है ऊंचा, ऑप्शन सी उत्साहित, ऑप्शन डी है आराध्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अभ्यास। तो दिए गए विकल्प में अभ्यास शब्द विशेष है जबकि अन्य शब्द विशेषण है। ऊंचा विशेषण है और इसका विशेष ऊंचाई है ना। अभ्यास क्या है, अभ्यास शब्द विशेष है और ऊंचा का क्या हो जाएगा, भी मैंने बताया ना, ऊंचाई हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा आराधना, है ना, आराधना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। कृषि, ऑप्शन बी है चर्चित, ऑप्शन सी है गरीबी, ऑप्शन डी है घृणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा चर्चित। तो चर्चित विशेषण शब्द है और इसका विशेष चर्चा होता है। क्या होता है, चर्चा होता है विशेष इसका, और बाकी सब सुमेलित हैं। तो गरीबी का विशेष शब्द क्या है, इसका गरीब हो जाएगा, गरीबी का गरीब होगा। और कृषि का क्या हो जाएगा, और कृषि का कृषक हो जाएगा, कृषि का कृषक होगा, और घृणा का घृणित होगा। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। और आप 17वां क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विशेष विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है जादू जादूगर, ऑप्शन बी है ताप तापित, ऑप्शन सी है प्राची प्रतीची, या ऑप्शन डी है प्रस्ताव प्रस्तावित। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्राची प्रतीची। तो प्राची विशेषण प्राच्य होता है, इसका क्या हो जाता है, प्राच्य हो जा, और बाकी विशेषण प्राच्य होगा। विकल्प में अन्य सभी सुमेलित हैं। अगला है 18वां कौन सा है, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है कौन सा, समय सामयिक, और बी है विवाह विवाहित, ऑप्शन सी है विधि वैध, और डी है वैध वैदिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विवाह विवाहित। तो विवाह विशेष है और शब्द विशेषण वैवाहिक होगा, ये उल्टा दिया है, ये जो होगा ये विशेषण होगा और ये विशेष्य होगा, बाकी सब सही है। 19वां है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त में विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, तो गुणवाचक विशेषण। तो इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें बताया ना, वह विद्वान व्यक्ति पूज्य है, तो इसमें गुण बता रहा है कि वो व्यक्ति विद्वान है। अगला 20वां नंबर का क्वेश्चन है। तो 20वां कौन सा क्वेश्चन है, तुम अपना काम किस प्रकार करते हो, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक। तुम अपना काम किस प्रकार करते हो, तो प्रश्न है ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। और 21वां क्वेश्चन है, बाध्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, भव्य है, अबाधित है, या बाध्य है, अभद्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी देखिए आपने विशेष विशेषण किया, अब जो है अब आप करेंगे अबाध्य का विलोम करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अबाध्य हो जाएगा। तो अबाध्य क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे बाध्य शब्द का विलोम अबाध्य होता है, जबकि भव्य का विलोम सामान्य होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, सामान्य होगा। और अबाधित का क्या हो जाएगा, अबाधित का बाधित होगा, बाधित का होगा, अभद्र का भद्र हो जाएगा। ठीक है, तो मान का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, सम्मान है, गौड़ है, समान है, या अपमान है। तो मान का विलोम जो होता है, मान का विलोम हो जाएगा डी अपमान, मान का अपमान होगा। और गौड़ का विलोम मुख्य होगा, गौड़ का क्या होगा, मुख्य हो जाएगा। और और इस सम्मान का क्या हो जाएगा, मान, समान और मान शब्द अर्थात शब्द वाले हैं, मतलब दोनों समान शब्द वाले हैं, बाकी ये दोनों समान। आगे नेक्स्ट करेंगे हम, कहाँ तक मान का हो गया। अब सुयश का विलोम, एक मिनट, सुयश का विलोम शब्द निम्न से कौन सा है, कुलच्छण है, अपयश है, कुसमय है, या दुसाध्य है। सुयश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा बी अपयश, सुयश का अपयश हुआ। ठीक है, और ये जो हो जाएगा कुलच्छण का सुलक्षण हो जाएगा, सुलक्षण हो जाए, पू का सुसमय हो जाएगा, सुसमय हो जाएगा, और दुसाध्य का सुसाध्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके विलोम हो जाएंगे, सु लगा दीजिए बस। आगे नेक्स्ट करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 24।
तो 24 का कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, शब्द शस्त्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? शास्त्र है, शिक्षा है, अस्त्र है, निशंक है। तो जो शस्त्र का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अस्त्र। तो शस्त्र का विलोम अस्त्र है, शिक्षा का विलोम अशिक्षा है तथा शंख का विलोम निशंक है। शिक्षा का अशिक्षा है और निशंक का शंख है, और शस्त्र का क्या हो जाएगा? शास्त्र है ना, तो इसका शास्त्र का विलोम अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो अगला करेंगे। शास्त्र का क्या होगा? शास्त्र का विलोम हो जाएगा, इसमें हम बाद में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्यष्टि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अव्यष्ट है, समष्टि है, व्याप्त है या अव्यवहारिक है। तो अगर आपने इकोनॉमी देखा होगा तो उसमें समष्टि और व्यष्टि दो अर्थशास्त्र हैं 11-12 में, तो ये आपका हो जाएगा क्या? व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि के विलोम जबकि व्यस्त का विलोम क्या होगा? अव्यस्त हो जाएगा। व्यस्त का क्या? ये व्यस्त का विलोम है। और ये जो है व्याप्त का क्या हो जाएगा? तो व्याप्त का विलोम अव्याप्त हो जाएगा, अव्याप्त। और अव्यवहारिक का व्यवहारिक हो जाएगा, व्यावहारिक। ठीक है, अगला शांत का विलोम निम्न से कौन सा शब्द नहीं है? अशांत, उत्तेजित, उद्विग्न या अशांत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, अशांत। तो ये जो होगा ये शांत का विलोम होगा, ना कि अशांत। ये शांत का, इस शांत का नहीं होगा, इस शांत का विलोम होगा। अगला हम करेंगे 27। निम्न विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशुद्ध, अवरुद्ध, विश्वस्त, अविश्वस्त, या फिर वृद्धि या ह्रास, या व्यक्ति के सामूहिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, विशुद्ध। क्या है? विशुद्ध का अवरुद्ध, ये नहीं होगा। विशुद्ध का विलोम अवरुद्ध नहीं होगा बल्कि अशुद्ध होगा। विशुद्ध का क्या होगा? अशुद्ध होगा, इसका अशुद्ध हो जाएगा। और विश्वस्त का विलोम अविश्वस्त होगा। विश्वस्त का अविश्वस्त होगा, सही है। और बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब है 28। लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? गुरु है, दीर्घ है, उपयुक्त दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। लघु का विलोम, लघु में छोटा होता है ना, तो लघु का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है लघु का विलोम। ठीक है, अब है 29। महाशय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? माननीय, महोदय, क्षुद्राशय या लघुत्तम। तो महाशय का विलोम जो होगा वो होगा क्षुद्राशय, क्षुद्राशय। ठीक है, क्षुद्राशय जो होगा महाशय का विलोम होगा, जबकि लघुत्तम का विलोम महत्तम होगा। और बाकी सब सही है। अगला है 30। मधुर का विलोम शब्द में से कौन सा नहीं है? तो अमधुर है, कटु है, कर्कश है, रुच्छ है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुच्छ। तो मधुर शब्द अर्थात मीठा होता है, इसके विलोम शब्द हैं अमधुर, कटु, कर्कश आदि। रुच्छ का विलोम होता है मृषीण, मसृण। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अब अशुद्ध शुद्ध का भी क्वेश्चन पूछेगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब शुद्ध है? शब्द की वर्तनी शुद्ध है। प्रतिद्वंदी, शय्या, सर्वश्रेष्ठ, हितैषी। तो इसका हो जाएगा हितैषी। हितैषी कैसे लिखा जाता है? हितैषी की वर्तनी शुद्ध है, अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी है। अच्छा, शुद्ध वर्तनी जो है हितैषी है। बाकी प्रतिद्वंदी जो लिखा है इसमें प्रतिद्वंदी जो है, प्रतिद्वंदी, हाँ ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा प्रतिद्वंदी, इस तरह से रहेगा प्रतिद्वंदी, दोनों में आधा हुआ है यहाँ पे। और शय्या का हो जाएगा, इसका होगा शय्या। सर्वश्रेष्ठ का कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ, ना कि ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। वैधव्य होगा, यथेष्ट होगा, पश्चाताप होगा, पुनरुत्थान होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, पश्चाताप जो है अशुद्ध है।
तो पश्चाताप को कैसे लिखता है? पश्चाताप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पश्चाताप। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? छिद्रावशेषण, सुश्रुषा या बहुव्रीहि या प्रेमचंद। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध हो जाएगा शुश्रूषा। शुश्रूषा ऐसे नहीं लिखते हैं, शुश्रूषा कैसे लिखते हैं? बड़ा वाला सही रहेगा, और बाकी ये रहेगा बड़ी मात्रा, और रहेगा ये सा। अगला 34, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्मीलित, अनुग्रह, युधिष्ठिर या महात्म्य। तो शुद्ध इसमें जो पहचान करना है वो हो जाएगा महात्म्य। एक मिनट, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यही हम कर रहे थे। शुद्ध वर्तनी की शुद्ध है उन्मीलित, अनुग्रह, युधिष्ठिर, महात्म्य। तो महात्म्य सही है। उन्मीलित ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है उन्मीलित, इस तरह से लिखा जाता है। अनुग्रह कैसे लिखा जाए? अनुग्रह होता है, अनुग्रह होता है। और युधिष्ठिर में युधिष्ठिर इस तरह से होता है। अगर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। कुमुदनी, केंद्रीकरण, सहस्त्र, निरोग। तो इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? वो जो होगा वो हो जाएगा ए, कुमुदनी। कुमुदनी कैसे लिखी जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा है। कुमुदिनी इस तरह से लिखा जाता है, न कि कुमुदनी कहा जाता है। तो ठीक है, अगला नेक्स्ट 36 का क्या हुआ? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। ज्वाज्वल्यमान, या बी है जागृत, या फिर सी है राजन, या फिर प्राणिवृंद। इसमें से अशुद्ध कौन सा है, मतलब शुद्ध नहीं है? वो हो जाएगा सी, राजन। राजन कैसे लिखा जाता है? राजन ऐसे लिखा जाता है, इसमें हलंत लगा होता है। बाकी सब शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो पहला, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है। विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो हरिश्चंद्र के सदृश सत्यवादी नहीं हुआ वाक्य में अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। इसमें गलत क्या है? तो इसमें जो है गलत है, एक मिनट, सदृश। इसमें सदृश्य नहीं होगा, इसको बोलते हैं सदृश ऐसे होता है, ठीक है। बाकी सब सही है। और अब नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे पॉइंट इसमें अशुद्ध वाले में खोजने पड़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। तुम अपना दायित्व निभाओ। बी है अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। सी है मुझे संस्कृत नहीं आती है। डी है हम इस आंदोलन भाग नहीं लेंगे। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी, अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। तो वाक्य में अशुद्ध है, अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। इसमें जो होगा अस्थायी ऐसे लिखा जाएगा, अस्थायी। बाकी सब सही है, ठीक है। अब 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया। गर्मी में से पहले बसंत ऋतु होती है। चहचहा रहे पक्षीगण हर शाख पर हैं। और इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। तो इसमें से जो शुद्ध हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो डी होगा, इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। तो ये शुद्ध है। बाकी शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, इसमें क्या गलत है? इसमें जो गलत है, शिकारी ने जाल में हिरण होता है, ना कि हिरण होता है, हिरण फंसा लिया होगा। और गर्मी से बसंत ऋतु होती, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, इसमें क्या है? गर्मी से पहले बसंत, ये गर्मी से पहले बसंत ऋतु, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, ये सही है, ये भी तो ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है, गर्मी से पहले वसंत ब लिखा है, तो भी तो कहूँ ये वसंत होता है, ना कि बसंत होता है। और चहचहा रहे तो सही है। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो में क्या गलत है? तो चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, इस तरह से होगा।
और ये बाकी डी वाला जो है, डी में क्या है, चलिए बाद में बताएंगे इसको, कुछ तो है, इतना एक्सप्लेन करते टाइम ही बीत जाएगा। नेक्स्ट है, एक्चुअल में पीछे बैकग्राउंड थोड़ा शोर होगा, आई होप यू विल मैनेज। तो ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पहला है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। बी है प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले हैं। सी है वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, सने सने उसकी दशा बिगड़ती गई। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, तो आपका हो जाएगा सने सने उसकी दशा बिगड़ती गई, ये शुद्ध है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया, तो ये है पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये पत्र किसके नाम लिखा गया, पर नहीं होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये दो, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, तो यहाँ पर 2-2 नहीं होगा, 2 रुपये मिले, तो प्रत्येक लिख दिया गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, तो वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, ये होगा अनुकूल नहीं थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए 10 वर्ड इसके हो गए, अब हम करेंगे तत्सम तत्व। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अधूरा, आश्चर्य, अंधेरा, अलग। तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आश्चर्य। जो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं इसको तत्सम बोलते हैं, तो याद रखिएगा इस बात को। अगला है छोटी रो, सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम, उत्साह उत्साह, उठ उत्तिष्ठ, उलोक उल्लो, उजाला उज्ज्वल। तो कुछ चीज़ें इसको याद करनी पड़ेगी, इनफैक्ट रटनी पड़ेगी आपको। तो ये हो जाएगा उत्साह का उत्साह सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, सी वाला। उलोक का उल्लू नहीं होगा, उल्लू का उलोक होगा, ये उल्टा दे दिया है। ये जो है तत्सम है, ये इसका तद्भव है, बाकी सब सही है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। एकत्र, ईशिका, ईंधन, इच्छु। तो इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव जो हो जाएगा ये तद्भव होगा आपका बी, ईंधन। ईंधन जो है वो तद्भव होगा, तो ईंधन, ईंधन तद्भव है, ईंधन का तत्सम होगा ईंधन, ईंधन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एकत्र का क्या होगा, इकट्ठा होगा, इसका तद्भव क्या होगा, इकट्ठा होगा। और ये इशिका का क्या हो जाएगा, इशिका जो है ईंट का है, और एक मिनट यहाँ मैं लिख देती हूँ, ईंट का है इसका। और बाकी जो है तो इच्छु का क्या होगा, इच्छु का ईख होगा, ईख होगा इच्छु का। नेक्स्ट करेंगे अपन 44। तो निम्न से कौन सा युग्म बेमेल है। अवर, और, ओझा, उपाध्याय, अवास्याय या ओस, उद्गल, उखल। तो कौन सा युग्म बेमेल है, तो इसका हो जाएगा बी, ओझा उपाध्याय। तो उपाध्याय जो है उल्टा दे दिया गया है, तो यहाँ पर उपाध्याय होगा इसका, ये तत्सम हो जाएगा, और इसका तद्भव हो जाएगा ओझा। अवर का जो है, अवर क्या है, तत्सम है, और क्या है, इसका तद्भव है। उपाध्याय जो होगा ये हो जाएगा आपका तत्सम, और इसका जो ओझा हो जाएगा ये हो जाएगा तद्भव। और अवश्याम बाकी सब सही है, यहाँ तत्सम हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव, तो ये उल्टा दिया है, तो कर लीजिए। अगला दिया है 44, निम्न में से तत्सम शब्द है आशीष, अहीर, या फिर अपना, या अढ़ाई, अढ़ाई। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आशीष जो है तत्सम है, और तो आशीष का तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आशीष, छोटा वाला सा। और अपना का क्या हो जाएगा, अपना का आत्मन हो जाएगा, आत्मन। और अढ़ाई का क्या होगा, अढ़ाई, अढ़ाई आषाढ़, आषाढ़ शायद है, ये होगा कुछ। अब बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। बेमेल शब्द हैं, तो इसमें से बेमेल शब्द हैं, तो ये है तत्सम, खंभा, खरजू, खाद, और खेल, खेला, या छुर, या खुर। तो इसमें तत्सम तद्भव कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेल, खेला। तो खेल जो है ये जो है बेमेल है, खेल, खेला। तो तो खेल, खेला मतलब खेला यहाँ पर होगा, ये खेल होगा, इसका उल्टा कर दिया है, बाकी सब सही है। तद्भव शब्द है इनमें से कपाट, कूप, कूड़ा, कोड़। तो इसमें जो तद्भव है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, कूड़ा। कूड़ा जो है तद्भव है, कूड़ा का तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा कूट। आगे करेंगे अब हम 48।
तो निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित है? चांद्र, चंद्र, चीता, चित्रकार, चोंच, चक्षु, चौखट, चतुष्काठ। तो इसमें जो सुमेलित है, युग्म सुमेलित है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा बी, चीता का चित्रकार। ठीक है, तो चीता का तत्सम होगा चित्रक, ना कि चित्रकार होगा, बाकी सब सुमेलित है। अगला है, निम्न से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? डंक, दृष्टि, दंड, तिथिल। तो कौन सा नहीं है? तो ये आंसर होगा आपका ए, डंक। डंक जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है, और जो है इसका तत्सम हो जाएगा दंस। क्या होगा? दंस। बाकी दृष्टि का क्या होगा? दृष्टि का डीठ हो जाएगा, और ये शिथिल का क्या होगा? ढीला होगा, शिथिल का ढीला होगा। और दंड का क्या हो जाएगा? दंड का डाढ़, डाढ़ है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसके तद्भव। अगला नेक्स्ट करेंगे 50। कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? तो 28, अष्टाविंशति, या 88, या 88, या फिर 61, या 61, षष्ठी, या 31, या 31। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, 61 का 61। तो ये जो होगा सी, जो होगा ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि 61 का जो हो जाएगा वो क्या होगा? 61 का तत्सम होगा एक षष्ठी, एक षष्ठी, ये होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है। अब 1 वर्ड आ जाएगा, सभी अनेक शब्दों के एक शब्द। ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह 10-10 के स्लॉट होते हैं क्वेश्चन के। तो 6 टॉपिक हैं, 6 10-10 पूछेंगे। शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीवर होगा, या धीरोदात्त होगा, या धीर ललित होगा, या धीरोदत्त होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इसको बोलते हैं धीरोदत्त। ठीक है, आगे धीवर किसको बोलते हैं? धीवर मछली पकड़ने वाले, बेचने वाले विशेष जाति को कहते हैं। और जो आपका ये है धीरोदात्त, धीरोदत्त शक्तिशाली, दयालु, योद्धा या नायक को कहते हैं। और धीर ललित किसे कहते हैं? सदा प्रसन्न रहने वाले प्रेमी या नायक को, इसको कहते हैं। अगला है 52। जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए एक शब्द होगा। जनसाधारण प्रचलित धारणाओं के लिए होगा किद्वंती, लोकोक्ति, जनमानस, या आलोच्य। सॉरी, इसका हो जाएगा किद्वंती। किद्वंती इसको बोलते हैं जनसाधारण में प्रचलित धारणा के लिए एक ही शब्द। तो अगला करेंगे अब हम। कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? जिसको छोड़कर नहीं जा सकता, अत्याज्य, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अलुंघी, या जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसे कूपमंडूक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी होगा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? जिसका कभी किसी तरह से उल्लंघन ना किया जा सके उसे अनुलंघनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है अनुलंघनी, ये न है अनुलंघनी। अगला है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो उसे कुमंडूक कहते हैं। सही है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं ईशान, आग्नेय, वायव्य, या नैऋत्य। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे वायव्य। ये पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का कोण कहते हैं वायव्य। अगर आपको जानकारी लिए बता दूं, यहाँ थोड़ा सा मैं ये इस तरह से आप क्रॉप प्लॉट कीजिए, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं ईशान, ईशान बोलते हैं यहाँ के, इसको ईशान बोलेंगे। और इसको पूर्व, ये तो पूर्व है, और ये तो दक्षिण है, या श्रीदेवी में साउथ समझ जाइए आप। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ठीक है, अब इसके बीच बीच के जो कोण है उसको क्या बोलते हैं मैं ये बताऊँगी। इसको बोलते हैं आग्नेय, इसको आग्नेय बोलते हैं। और इधर वाले कोण को बोलते हैं वायव्य। यहाँ पर लिख देती मैं, वायव्य बोलते हैं, जो अभी यहाँ पर लिखा है इसको बोलते हैं। और इधर वाले को बोलते हैं नैऋत्य,
जो ये है इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाइए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अगला है 55। ठीक है, निम्न जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य के हेतु प्रयुक्त शब्द है प्रतिष्ठित, प्रतिव्याय या प्रतिकल्प या महत्वाकांक्षी। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसके लिए है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी किसे बोलेंगे? तो प्रतिष्ठा प्राप्त की महत्वाकांक्षी बोलेंगे, और महत्वाकांक्षी बोलेंगे, नहीं गलत है, प्रतिष्ठित बोलेंगे। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित होगा ना। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है वो प्रतिष्ठित है, जो निवारण करने योग्य है उसे प्रतिव्यय बोलते हैं, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। अगला नेक्स्ट है 56। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 1 मिनट। 56 का कौन सा होगा? सुमेलित नहीं है कौन सा? वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, उत्कृष्ट पूर्वा, अत्यंत सूक्ष्म छोटे होने की शक्ति प्राप्त होती है अणिमा को, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम, या जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसे नैष्ठिक बोलते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसे नैष्ठिक नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको निरापद बोलते हैं। यहाँ पर निरापद बोलते हैं। ठीक है, बाकी सही है, याद कर लीजिए। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आकुंचन, आविष्ट, अकिंचन, एक अकिंचित्य। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकिंचन। ठीक है, जिसके लिए कोई शब्द कुछ भी ना हो उसे वाक्यांश के लिए अकिंचन शब्द प्रयुक्त होता है। 58 का बी क्या होगा? 58 का क्वेश्चन करेंगे अब हम। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द है लोलाक्षिका, काकुली, काकुल्य या केशनी। ये अपनी नायिका को कह सकते हैं। चलिए करते हैं, एक काकुली बोलते हैं किसको? घुंघराले बालों वाली नायिका को। और घुंघराले बालों वाले नायक को क्या बोलेंगे? कि उसे काकुल्य बोलेंगे। किसे? घुंघराले बालों वाले नायक को बोलेंगे। और केशनी किसे बोलेंगे? लंबे बालों वाली नायिका को केशनी बोलेंगे। आप बोल सकते हैं अपनी नायिका को। और चंचल आँखों वाली नायिका को लोलाक्षिका बोलते हैं। ठीक है, चंचल आँखों वाली। तारों भरी रात वाक्य के लिए एक शब्द है विभावरी, सरवरी, त्रियामा या प्रदोष। तो तारों भरी रातों के लिए शब्द होगा ए विभावरी होगा। चांदनी रात होगा, चांदनी रात के लिए सरवरी होगा, चांदनी रात के लिए सरवरी होगा। और त्रियामा किसके लिए होगा? त्रियामा जो होगा रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर। ठीक है, और प्रदोष का क्या होगा? प्रदोष का जो होगा रात्रि का प्रथम क्षण, रात्रि का प्रथम प्रहर बोलेंगे प्रदोष। नेक्स्ट करेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन। जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसके लिए शब्द है, पहला है गलितांग, दैपायन, द्विवेदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैपायन। तो दैपायन किसके लिए? 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी बोलेंगे, और जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे बोलेंगे गलितांग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 60 के 60 कंप्लीट हुए। आप अपना स्कोर बताइए कि कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि यहीं से मिलेगा। और हम RO का जो है टेस्ट कंप्लीट करवाएंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो ठीक है, UPPCS का बेस्ट ये आने वाला है आपके लिए वैकेंसी। ये दिसंबर में एग्ज़ाम होगा आपका, दिसंबर में नियर अबाउट 20 के बीच तो होना चाहिए। तो देखते हैं कब होगा। तो देखिए, इसके लिए कमर कस तैयारी करिए और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।